मॉर्निंग लाहौर, जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक नए हफ्ते, एक नए दिन और एक नई सुबह और एक नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक उम्मीद करती हूं कि आप लोग जहां कहीं हो इस वक्त खैरियत से हो और आपका जो लॉन्ग वीकेंड था वो भी बहुत अच्छा गुजरा हो। संडे के साथ जनाब यौम आशूर की छुट्टियां भी हो गई थी और जिसकी वजह से हमारा जो वीकेंड था वो एक लॉन्ग वीकेंड बन चुका था। और जब छुट्टी के साथ साथ जब एक्स्ट्रा हमें छुट्टियां मिलती हैं तो ज़्यादातर लोगों की कोशिश यही होती है कि वो अपने आबाई घरों को चले जाएं, वहाँ जाकर अपनी छुट्टियां मनाएं, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ जो छुट्टियां मिलती हैं वो गुजारी जाएं। और ये 3 छुट्टियां गुजारने के बाद अपने काम की शुरुआत करना एक खासा मुश्किल काम भी समझा जाता है, लेकिन इस अपने हफ्ते का आगाज़ हमें फिर भी हमेशा अच्छे अंदाज में करना चाहिए और आने वाले वीकेंड्स के लिए हमें टारगेट्स को तरतीब देना चाहिए कि हमने आने वाले दिनों में क्या क्या करना है अपनी ज़िंदगी में। लॉन्ग टर्म्स गोल्स के साथ साथ शॉर्ट टर्म्स गोल्स भी हमें सेट करने चाहिए, जैसे कि एक हफ्ते के टारगेट्स हमने बनाने हैं और जब हम गोल सेट करने और उन पर चेक एंड बैलेंस रखने की आदत अपना लेते हैं ना, तो हमें ज़िंदगी के लॉन्ग टर्म मकासद का हसूल भी आसान हो जाता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अपने हफ्ते का जो आगाज है भरपूर अंदाज में करें, जागो लाहौर के साथ करें। नई नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हम लोग लेकर आते हैं, नए टॉपिक्स पर हम लोग बात करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में आपको बताया जा सके। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हम लोगों ने आपके साथ शेयर की हैं। अब आगे बढ़नी है और कुछ बात करनी है सेहत और फिटनेस के हवाले से। जनाब, एक सेहतमंद और तवाना जिंदगी गुजारने के लिए मुतवाज़िन तर्ज जिंदगी इंतहाई ज़रूरी होता है, जो बदकिस्मती से हम में अक्सर लोगों की ज़िंदगी में मिसिंग होती है। तो गैर मुतवाज़िन तर्ज ज़िंदगी कई किस्म की ख़तरनाक बीमारियों की वजह भी बनती है, जिनमें डायबिटीज़ सर फहरिस्त है। और डायबिटीज़ ताहयात साथ रहने वाली ऐसी तिब्बी हालत है जो कि हर साल लाखों अफराद की जान ले लेती है और ये किसी को भी लाहुक हो सकती है। ये बीमारी उस वक्त होती है जब जिस्म अपने अंदर मौजूद ग्लूकोज को हल करके खून में शामिल नहीं कर पाता है। और डायबिटीज आलमी सतह पर तेजी के साथ फैलती जा रही है और एक अंदाजे के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि दुनिया भर में 42 करोड़ से ज्यादा अफराद इस बीमारी का शिकार हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक ये तादाद 40 साल पहले के मुकाबले में 4 गुना बढ़ चुकी है। तो डायबिटीज की कई इकसाम है, ताहम 2 तरह की डायबिटीज ज्यादा आम है, टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में हम लोग ज्यादा सुनते हैं। और माहिरीन के मुताबिक डायबिटीज जो टाइप 2 है इस मर्ज की सबसे आम किस्म है और 90% अफराद को इसी बीमारी का सामना करना पड़ता है और इसे कंट्रोल भी किया जा सकता है। डायबिटीज की टाइप 1 और टाइप 2 में क्या फर्क है, इससे बचा कैसे जा सकता है और अगर ये हो जाए तो हम लोगों ने इसको कंट्रोल कैसे करना है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद हैं, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है। प्रोफेसर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये डायबिटीज़ के हवाले से बताइए, ये तो बढ़ती ही जा रही है और आए दिन इसके कह लें कि पेशेंट्स में इजाफा होता जा रहा है, डायग्नोज होते हैं कि इतने % बढ़ गई, इतने % बढ़ गई। क्या वजह है इसकी? सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि पाकिस्तान में अगर हम एग्जैक्टली 3 साल पीछे जाएं तो 2019 में पाकिस्तान में ये रेशियो 17.1% थी, जो कि 19 मिलियन के करीब लोग थे पाकिस्तान में विद डायबिटीज़, और अब ये रेशियो बढ़ के 33 मिलियन के करीब जा पहुंची है। और जैसे अभी आपके शो करा रही थी कि जी 26% के करीब लोग डायबिटीज। बेसिकली हमारा जो अनहेल्दी ईटिंग स्टाइल है और लैक ऑफ एक्सरसाइज है, अच्छा, और इसके साथ साथ हमारी जो कि रोज़मर्रा की स्ट्रेसेस हैं, ये सारे की सारे मिल मिला के में शुगर का मर्ज बढ़ने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? बुनियादी रीज़न ये है कि हम एक तो अपनी खुराक जो है उसको मुतवाज़न बनाएं। अब मुतवाज़न ग़िज़ा में क्या ज़रूरी है कि हम चीनी और चीनी से बनी अशिया मिनिमम बल्कि ना होने के बराबर, बल्कि उसकी अल्टरनेटिव फॉर्म्स। लेकिन ये कहते हैं ना डॉक्टर साहब कि ज्यादा चीनी खाने से हमें डायबिटीज हो सकती है, ऐसा है? नो, देखिए, वंस यू गॉट डायबिटीज, फिर जब आप चीनी लेते हैं तो आपका मर्ज बढ़ जाता है, उसकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है। लेकिन एज सच चीनी खाने से शुगर का मर्ज नहीं होगा, क्योंकि ये रिलेट किया जाता है ना कि मीठी चीजें ज्यादा खाते हैं, चीनी लेकिन खाते हैं। उन लोगों में जिनमें देखें,
जेनेटिक फैक्टर्स हैं, जैसे किसी की फैमिली में शुगर है और जी, अगर वो जी। ज़्यादा चीनी ले रहा है और अगर उसको प्री डायबिटीज़ है, प्री डायबिटीज़ से मुराद ये है कि अगर आपके खून में हीमोग्लोबिन A1C की 5.7 से लेकर 6.4 के दरमियान अगर अच्छा। आपकी HbA1c है तो यू आर प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक से मुराद ये है कि अगर ये बंदा परहेज करेगा, ओके। मसलन इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा कि अगर किसी का वजन ज़्यादा है हाँ हाँ। और अगर एक BMI से मुराद 2.7 किलो से लेकर 3.6 kg वेट होता है। अब रफली आप कह सकते हैं कि अगर 3 kg आपका वजन बढ़ता है ओके। तो आपको शुगर बढ़ने के 12% चांसेस चांसेस बढ़ बढ़ जाते जाते हैं। ओके। और अगर आप यही कम करते हैं तो बिल्कुल इसके अपोजिट, यानी कि अगर आप 10% अपना बॉडी वेट कम करते हैं तो आप अपने शुगर होने के चांसेस भी कम कर सकते हैं। सिमिलरली अब जो प्री डायबिटिक है, अगर वो लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं करेगा, इन लाइफस्टाइल मॉडिफाई से कि वो चीनी और चीनी से बनी अशिया नहीं लेगा, सैर नहीं करेगा, तो चांसेस ये 15 से 30% चांसेस हैं कि वो अगले 5 साल में फ्रैंक डायबिटिक बन जाएगा। ओके। तो उसको शुगर का मर्ज हो जाएगा। अब ये वो बंदा है जो प्री डायबिटिक, तो आप कह सकते हैं कि 10 में से 9 लोगों को ये नहीं पता होता कि दे आर सफरिंग फ्रॉम प्री डायबिटीज। तो हमें इन पे काम करने की ज़रूरत है ताकि ये लोग अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, ये चीनी ना लें। ठीक है। आप अब इनको चीनी के अल्टरनेटिव, चीनी क्या है? बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट हमारी ग़िज़ा का बुनियादी जुज़। तो अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जैसे चावल, जैसे चीनी, हाँ जी। तो हमें ये चीज़ें अवॉइड करनी है। फिर इसी तरह कुछ फ्रूट, जैसे इन दिनों आम का सीज़न है तो अगर आप आम ज़्यादा लेंगे एंड इफ़ यू आर प्री डायबिटिक तो फिर आपके दूसरी तरफ जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड इन्हीं दोनों जामुन है, जामुन शुगर के मरीज के लिए अच्छा है। हाँ। तो वो ले सकता है। ठीक है। या उसका दिल कर रहा है मीठे को तो वो एक सेब ले सकता है या एक अमरूद ले सकता है या एक आड़ू ले सकता है। तो वो अल्टरनेटिव, ये नहीं है कि उसको कि चीनी बिल्कुल, या चीनी से मुराद कार्बोहाइड्रेट मना नहीं है, लेकिन उसने उसकी अल्टरनेट जो है वो ढूंढ लेने हैं। लेकिन डॉक्टर साहब कहा जाता है कि जिनको डायबिटीज हो जाती है और जिनको इंसुलिन लग जाती है तो वो सारी जिंदगी के लिए लग जाती है, तो क्या ऐसा है? यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। शुरू में आपने बताया कि शुगर की 2 इकसाम है, मेनली 2 मेजर टाइप्स, बट देर आर अदर टाइप्स, जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज है, हमल में जो शुगर हो जाती है। अच्छा। सिमिलरली मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग पीपल है या आडा है, ये डायबिटीज की डिफरेंट इकसाम है। लेकिन जो टाइप 1 डायबिटिक है, जो कि यूजुअली यंग बच्चों में हो जाती है, उनमें इंसुलिन एक बुनियादी ज़रूरत है और उनके लिए लाइफ लॉन्ग इंसुलिन की ज़रूरत है। इनको अगर कोई इंसुलिन बंद करता है फिल वक्त जो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, तो वो बुनियादी तौर पर उस बच्चे को कत्ल करने के मुतरादिफ। ऑन दी अदर हैंड जो टाइप 2 डायबिटिक है, उनमें कई दफ़ा इंसुलिन की मिकदार बॉडी में ज़्यादा होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। सो इन लोगों में वक्ती तौर पे, जैसे आजकल जैसे कोविड का सीजन आ गया, या किसी को निमोनिया हो गया, किसी को MI हो गया, जिनके दिल की तकलीफ हो गई, या हॉस्पिटल में किसी वजह से भी दाखिल होना पड़ गया, तो कई तो दफ़ा या सर्जरी करवानी होती है कोई, तो हम उन्हें वक्ती तौर पर इंसुलिन पे डालते हैं। तो इन पेशेंट में इंसुलिन को खत्म भी किया जा सकता है, लगाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि लाइफ लॉन्ग है। लेकिन टाइप 1 में खत्म नहीं किया जा सकता? टाइप 1 में हो सकता है कि उनकी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर ली जाए। टाइप 1 में इंसुलिन बॉडी में बन ही नहीं रही हो। ओके, वो हमने लाजमी देनी ही देनी है। उनको लाजमी देनी है क्योंकि उस बच्चे की जिंदगी इंसुलिन के साथ है। ठीक है। तो और ज्यादा खतरनाक टाइप 1 ही है? टाइप 1 जाहिर बात है इस लिहाज से कि यंग बच्चा है, बच्चे को अभी उसको बेचारे को अपने आप नहीं संभालना आता है। जो एक बड़ा है उसके लिए तो उसको तो पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब छोटा बच्चा है, उसके लिए आप ये भी नहीं कह सकते, फर्ज करें उसका दिल कर रहा है मीठी चीज़ को, आप उस पर पाबंदी भी नहीं लगा सकते। तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि उसको आप और वो एक फूल है और फूल को मुरझाने से बचाना है तो हमें उसको इंसुलिन देनी पड़ेगी। और वो सारी जिंदगी के लिए उसकी मोर और लेस लाइफ लॉन्ग जो फिल वक्त ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है।
अच्छा, तो टाइप 2 वाली जो डायबिटीज़ है या दूसरी भी टाइप्स की जो डायबिटीज़ हैं, क्या वो रिवर्सिबल है? रिवर्सिबल, जैसे मैंने शुरू में कहा कि अगर कोई ओवरवेट है, ठीक है, तो एक बीएमआई यूनिट बढ़ने से 12% चांसेस है शुगर के बढ़ने के, यानी उनको शुगर के होने के। ठीक है। तो सिमिलरली अगर आप एक बीएमआई वेट कम करते हैं, मुराद ये है कि 2.6 केजी से लेकर 2.7 केजी से लेकर 3.6 केजी वेट तक कम करते हैं, या जो भी उसका बॉडी वेट है उसको अगर हम 10 to 15% कम करते हैं, तो कई दफ़ा हम प्री डायबिटीज से उसको नॉर्मल हालत में ले आते हैं। अच्छा, सही। मतलब अगर आप अपने डाइट पे कंट्रोल करते हैं, चीजों पे कंट्रोल करते हैं, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, खत्म नहीं किया जा सकता। इसमें तो आप प्री डायबिटीज से नॉर्मल हालत में नॉर्मल हो जाते हैं, तो हाँ। ये आप नॉर्मल बंदा हो गया। तो अगर वो परहेज करता है, वो तो अपने आप को काफी हद तक दवाइयों से बचा सकता। लेकिन दोबारा क्या वो आ सकता सारी है बात उस है, स्टेज में? प्रोन। अगर वो दोबारा अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं रखेगा, वो फिर चीनी खाता है, बहुत ज्यादा मीठा खाता है, और वो वर्जिश नहीं करता, जो कि एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए ज़रूरी है कि वो डेली मिनिमम 30 to 45 मिनट ब्रिस्क वॉक करे, या 10,000 कदम चले, या 150 मिनट अ वीक एक्सरसाइज। जो है देखा गया है कि वो लोग जो ये वर्जिश करते हैं उनमें शुगर, ब्लड प्रेशर के चांसेस कम होते हैं। तो ये डेली कितनी देर हमें फिर वॉक करनी चाहिए, खासतौर पर मिनिमम प्री डायबिटिक लोगों को? मेरे हिसाब से हर एक को करनी चाहिए। हाँ। मिनिमम 30 मिनट ब्रिस्क वॉक, या अच्छा। स्लो वॉक करनी है तो 45 मिनट तक। अब प्रॉब्लम ये होता है, कुछ लोग जैसे अबव 50 इयर्स, किसी को जोड़ों का दर्द है, वो कंटिन्यूस वॉक नहीं कर सकते, तो बीइंग मुस्लिम मैं ये कहता हूँ कि वो हर नमाज के बाद तीसरे कलमे की तस्बीह करें, और तस्बीह बैठ के नहीं करें। अच्छा। पैदल चलते हुए, तो वो तीसरे कलमे की जब पूरी तस्बीह करेंगे तो वो 100 टाइम, हाँ। तो वो तकरीबन 10 मिनट चल लेंगे। तो दिन में 5 नमाजें अगर पढ़ते हैं तो 50 मिनट तो चल ली। हाँ, तो अल्लाह को भी याद कर लिया, और आपने अपनी बॉडी को एक्सरसाइज भी करवाई। लेकिन डॉक्टर साहब, रेशो किस में ज्यादा पाई जाती है? मर्दों में ज्यादा होती है डायबिटीज, या औरतों के रेशो? ये डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट है। अच्छा। लेकिन ओवरऑल देखा ये गया है कि वो लोग जिनमें सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जिनका ईटिंग हैबिट्स बुरी हैं, उनमें शुगर का मर्ज ज्यादा। वो किसी को भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो मर्द में ज्यादा है या औरतों में ज्यादा है। वो जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो अपने आप को एक्टिव नहीं रखते, उनमें ये चीज हो सकती है। डेफिनेटली। अगर एक बंदा चलता ही नहीं है, वो बैठा है, मतलब ये खवातीन में एक चीज कॉमन देखी गई, तो खा लिया, उनकी मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, इनकी वो टीवी लॉन्च से निकली, किचन में गई, तो वो बिल्कुल 10 से 15 कदम रहती है ना, तो और वो उनका बिल्कुल काम थोड़ा नहीं। सा है, तो वो कहती है जी मैं तो घर का काम कर रही हूँ। हाँ। इनके सबसे ज्यादा हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आप अगर किसी को कहते हैं आप पैदल चलोगे, तो जी सारा दिन मैं काम करता हूँ, तो बेसिकली काम। लेकिन आजकल जो हमारे मोबाइल्स हैं, इनमें ऐप्स हैं, आप देख सकते हैं कि आप उस पे वो जहाँ पे हार्ट बना हाँ हुआ जी, है, हाँ जी। तो अगर आप अपने कदम, एक दिन के कदम काउंट करें, तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाता है। तो मिनिमम 10,000 कदम अगर आप उस पे दो, के वो डेफिनेट मेजरमेंट नहीं है, कई दफा आप गाड़ी पे जा रहे हैं तो हाँ, कई दफा वो उसको कदम भी चल रहे हैं, वो लेकिन कर फिर रहा भी होता रफ एस्टिमेट तो मिल जाता है कि आज आपने कितनी एक्सरसाइज की है या कितने कदम चले हैं। तो अगर आपको घर पे 10,000 कदम हो जाते, जो कि मेरा नहीं ख्याल, वो यूजुअली मैक्सिमम 1,000-1,500 कदम बनता है, तो वो 10,000 कदम के बराबर तो नहीं हो सकते। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप वर्जिश करें, वॉक करें, क्योंकि सबसे ज़रूरी ये है कि अगर आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो आप शुगर, ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द, मैदे का दर्द और ओबेसिटी, जो कि सारी मर्जों की जड़ है, तो आप उससे बच सकते हैं। अच्छा, कहा जाता है जिसको शुगर है उसको ब्लड प्रेशर भी ऑटोमेटिकली हो जाता है, रिलेट करते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए बोथ आर साइलेंट किलर। और मोस्टली जिसको शुगर होती है, क्योंकि कॉमन फैक्टर दोनों में, मोटापा दोनों का कॉमन रिस्क एग्जैक्टली, हाँ जी। मतलब जैसे ब्लड प्रेशर के बारे में कहते हैं कि इफ यू कट डाउन योर वेट बाय 1 kg, अगर आप वजन 1 किलो वजन कम करें तो आपका ब्लड प्रेशर 2 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कम हो सकता है। तो लिहाजा सिंपल वजन कम करने से शुगर और ब्लड प्रेशर और बहुत सी बीमारियों से हम लोग बच सकते हैं।
ठीक है, प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद है, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और डायबिटीज़ के हवाले से जनाब हम बात करते थे, टाइप 1 टाइप 2 क्या होती है, किस तरह इससे बचा जा सकता है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कुरान पाक अल्लाह ताला की नाज़िल करदा खूबसूरत तरीन किताब है जिसकी एक एक आयत में हिकमत भरी हुई है। और इस्लाम की आमद के बाद से इस किताब मुक़द्दस कुरान मजीद ख़त्ताती की मुख्तलिफ तरीक़ों से लिखी जा रही है। और ख़त्तात कुरान मजीद की किताबत के लिए लिखाई के बहुत से उसलूब इस्तेमाल करते थे। और इस्लामी ख़त्ताती और कैलीग्राफी कुरानी आयात और अरबी अल्फाज को लिखने का एक ऐसा फ़न है जिसका दुनिया में कोई सानी नहीं है। और आज जब पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कैलीग्राफी का आलमी दिन मनाया जा रहा है तो आमतौर पर यह समझा जाता है कि शायद कैलीग्राफी में जो भी लिखा जाए वो कुरानी आयत ही होती है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। कैलीग्राफी बाकायदगी से एक आर्ट है और इसको एक आर्ट का दर्जा भी दिया गया है जिसमें किसी भी लफ्ज़ का एक मखसूस रस्मुल ख़त में लिखा जा सकता है। और आज भी हम आपकी मुलाकात एक ऐसी ही मेहमान से करवाने जा रहे हैं जो अरबी हुरूफ को ऐसे खूबसूरत अंदाज में तहरीर करती हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। और इसके साथ साथ वो सिल्वर और तांबे के बनी अशिया पर कैलीग्राफी की मदद से इंतहाई खूबसूरत फ़न पारे भी बनाती हैं। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इवन कि जब मैंने उनके फ़न पारे देखे थे, उनका काम देखा था, तो हैरान हो गई थी कि अल्लाह ताला ने इंसान को कैसे कैसे टैलेंट से नवाजा होता है। तो जनाब, आज उनकी कहानी हम उन्हीं से जानेंगे। आज के दिन के मुनासबत से उनसे बात करेंगे, उनके काम के बारे में भी जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं समारा शाहिद हैं, कैलीग्राफर हैं और आर्टिस्ट भी हैं। तो उन्हें वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। समारा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। समारा, आज आप लोगों का दिन मनाया जा रहा है, कैलीग्राफर्स का दिन मनाया जा रहा है, तो इस दिन के मुनासबत से सबसे पहले तो क्या कहेंगी आप? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि इस दिन का एसेट जो है वो इतना ज़्यादा लोगों में अभी तक नहीं पता। ये आप लोगों ने ही मतलब इनिशिएटिव एक तरह से लिया है कि एक शो इस पे किया जाए और किसी आर्टिस्ट को बुलाकर बात की जाए, वरना एसेट मैंने अभी तक इस तरह से नहीं देखा कि इस दिन को इस तरह से मनाया जा रहा हो। तो बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है आप लोगों का। और उसके अलावा ये है कि कैलीग्राफी आपको पता है कुरान पाक से ही हमने स्टार्ट की, हमने अरबिक फॉन्ट्स में शुरू किया, लेकिन अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, कैनवस पे भी काम कर रहे हैं, कलरफुल काम कर रहे हैं। इसके अलावा स्कल्पचर्स की तरफ भी आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, आपने मतलब इसमें भी डिफरेंट चीज़ें होना शुरू हो गई, डिफरेंट चीज़ें होना शुरू हो गई, डिफरेंट मीडियम्स एक्सप्लोर होना शुरू हो गए हैं। अच्छा, तो इट्स गुड, क्योंकि हमारे देखने वाले हैं, हम लोगों को भी जब नाम आता है ना कि कैलीग्राफी है तो हम सबके दिमाग में एक वो मैप सा बना हुआ है कि अच्छा अरबी में जो लिखा होगा ना सिर्फ उसको शायद कैलीग्राफी कहते हैं। तो बिल्कुल ये बड़ा एक कॉमन मिसकंसेप्शन है पाकिस्तानी अवाम में, हम लोगों में, सब में ही। मैं भी जब तक स्टूडेंट थी हम भी यही समझते थे कि कैलीग्राफी जो है वो एक कुछ कुरानिक ही होना चाहिए, या कुरानिक है तो वही खताती है। बल्कि लोग मुझसे पूछते भी थे कि अच्छा क्या करती हैं, तो कैलीग्राफी करती हैं। अच्छा माशाल्लाह कुरान पाक लिखती हैं। तो बिल्कुल मेरे लिए एक ऑनर की बात है कि मैं वो लिखती हूँ और मैंने वहीं से शुरू किया। लेकिन वो स्टार्ट था ना, वो अब ख़त्म वहाँ पे नहीं होगा, वो फिर आगे जाता जाएगा। अभी मज़ीद मीडियम्स आप एक्सप्लोर करेंगे, आप मज़ीद इमेजरी लेकर आएंगे, उसमें आप कंटेंट चेंज करेंगे। तो अभी मैं मेटल में भी काम कर रही हूँ, मिरर में स्टार्ट किया है कुछ काम, वुड में कर रही हूँ। तो अब कैनवस से और शीट से निकलकर कुछ आप डिफरेंट काम करो ताकि कैलीग्राफी जो है वो एक ट्रेडिशनल और एक टिपिकल कैनवस से निकल के किसी और चीज़ पे भी हमें नजर आए। हाँ, लेकिन इसमें और क्या क्या कैलीग्राफी में कौन कौन सी फील्ड, मैं फील्ड कहूँगी कि कौन कौन सी आ जाती हैं? मतलब आप मेटल में काम कर रही हैं, कैलीग्राफी में अब जैसे स्कल्पचर आपने बताया कि वो भी बन रहा है, तो और क्या क्या चीज़ें इसमें? अच्छा, फील्ड में मैं इसको कहूँगी कि मीडियम्स कौन कौन से आ जाते हैं। पेपर से हम स्टार्ट करते हैं, पेपर हो गया, कैनवस हो गया, वुड हो गया, मिरर हो गया, मेटल हो गया, फाइबर हो गया। तो इसकी तो बहुत अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है ना, वो तो आर्टिस्ट एक्सप्लोर करता जाएगा और वो नई से नई चीजें इन्वेंट होती जाएंगी। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत वास्ट है।
आप ग्लास को मेल्ट करके मोल्ड करके किसी तरह से आप फैब्रिक से कर सकते हो, आप प्लास्टिक से कर सकते हो। तो ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसी मीडियम में होगा तो ये खताती होगी, या यही स्पेसिफिक कंटेंट लिखा होगा तो ये खताती होगी। इसकी कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं है, बल्कि हमने इसको बाउंड्री में कैद कर दी है कि नहीं यही खताती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल एक वास्ट फील्ड है आर्ट की। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी कुछ स्टार्ट किया काम इस तरह से। और पाकिस्तान में और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं ऐसे जो ट्रेडिशनल और इस्लामिक कंटेंट को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं, उसको चेंज करके जो है वो कैलीग्राफी को नॉर्मल राइटिंग के तौर पे जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग, इन द फॉर्म ऑफ मिनिएचर, इन द फॉर्म ऑफ स्कल्पचर, और बहुत से डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन हम दोबारा से समारा जानना चाहेंगे, बहुत से लोग आज शायद पहली दफ़ा देख रहे हों आपको, और वो जानना चाहेंगे कि आपने जब शुरू किया था तो किस चीज़ से, कौन से मीडियम से शुरू किया था? मैंने बिल्कुल ट्रेडिशनल प्रैक्टिस की थी। मेरे उस्ताद इरफान अहमद खान ने मुझे सिखाया था कलम से कॉपीज के ऊपर, जैसे हम बचपन में लिखते होते थे, बिल्कुल उसी तरह से कट पेन के साथ मार्कर भी नहीं, कलम, बल्कि प्रॉपर जो कलम होता है इंक में डिप करके उसी से लिखती थी मैं भी। और उससे फिर वो रोज के नंबर मिलते थे और डांट भी पड़ती थी। और उसी से अलिफ लिखना है तो वो 100 दफ़ा अलिफ ही लिखे जा रहे हैं, बे लिखना है तो वो 2-2 4-4 सफ़े बे के काले किए जा रहे हैं। लेकिन ये है कि उसके बाद फिर मेरे थीसिस सुपरवाइजर सर शिबली थे, जिन्होंने फिर आगे से उन्होंने देख लिया कि ठीक है इसको ख़त आ गया, ट्रेडिशनल चीज़ सीख लिया, तो अब इस ट्रेडिशनल चीज़ को किसी एक कंटेम्प्रेरी आर्ट में किस तरह से कन्वर्ट करना है। तो फिर उन्होंने डिफरेंट मीडियम्स एक्सप्लोरेशन कराई, उन्होंने फॉइल में काम करवाया मुझसे, उन्होंने मेटल में काम करवाया। उस वक्त बस ये 2 मीडियम्स ही मैंने किए थे, बाकी फिर मैंने मास्टर्स में आके काम जो है वो फर्दर अपने सुपरवाइज़र के साथ किया। मतलब आपने बाकायदा इसको परस्यू किया और सारी डिग्री इसके ऊपर किया? मेरी डिग्री ही BFA विजुअल आर्ट्स विद मेजर कैलीग्राफी थी। मेजर मेरा कैलीग्राफी था, तो 4 साल मुझे ये पढ़ना ही था और 4 साल में मैंने ये खत सीखे थे। वाह क्या बात है जनाब, बहुत ही अच्छा। मुझे याद आ रहा है कि मतलब हम बचपन में देखते थे पुराने ज़माने में वो स्लेट सी होती थी, उसके ऊपर भी लिखते थे, और वो चौक सा होता था उसके ऊपर भी मतलब खताती किया करते थे लोग उसके ऊपर। तो वही बस मीडियम थोड़ा सा चेंज हो गया, पहले वो स्लेट और वो तख्ती होती थी, तख्ती पे भी लिखते थे और अब जो है वो एक उन्होंने कॉपीज बना ली जिसपे लाइनें वगैरह लगी हुई हैं, और उसी तरह से इंक है, कलम है, आपने वो डिप करना है कलम ट्रेडिशनल तरीके से, उसी तरह कटर से आपने कलम को छीलना है। आपका हाथ भी कट रहा है, खून भी निकल रहा है वो कटर की वजह से, लेकिन वो बस आ जाता है कर करके। वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वो प्रैक्टिस के साथ साथ आपको फिर चीज़ें आना शुरू हो जाती। क्या चैलेंजेस हमारा आपको देखने पड़े, मतलब एज अ गर्ल या एज अ वुमेन हमें बहुत से चैलेंजेस दरपेश होते हैं जब हम मार्केट में निकलते हैं या बाहर निकल के काम करने की कोशिश करते हैं, अपना मकाम बनाने की कोशिश, तो आपको किस तरह के चैलेंजेस देखने पड़े? अच्छा, एज अ गर्ल तो ये है कि मेरा काम चूँकि बाहर से मुझे मैन पावर हायर करनी पड़ती है, मुझे वर्कशॉप्स में जाके काम करवाना है, मुझे कारपेंटर के पास जाना है, मुझे लोहे वाले के पास जाना है, मुझे इस तरह से डिफरेंट लोगों के पास जाना है, डिज़ाइनर्स के पास जाके। तो एक तो वो है कि वो मैं वॉल्ड सिटी में भी जाके कराती हूँ, तो वो वहाँ की माहौल आपको पता है, वहाँ तो दूर दूर तक कोई बंदी नहीं होगी। तो जब एक जाएगी तो आपको पता है फिर सब किस तरह से रिएक्ट करते हैं। एक तो ये चीज़ है कि बड़ा अजीब लगता है, फिर कॉन्फिडेंट भी रहना है, फिर वो 4 लोग आके ऐसे ही खड़े हो जाएंगे कि क्या हो रहा है इस दुकान पे, तो फिर उनको डील करना, फिर वो अपने मशवरे ऐड करेंगे कि नहीं बेटा इसको यूं करो, इसको यूं कराओ, तो उनसे डील करना। उसके अलावा एक जो बड़ा एक चैलेंज मैं फेस कर रही हूँ और किया भी है एज एन आर्टिस्ट, के नई चीज़ें बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं होती। नया काम जो भी करेगा ना वो बहुत जल्दी आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। हम पढ़ते आते हैं कि जी अलिफ अनार बे बकरी, तो अगर हम अलिफ को ऊंट कर देंगे तो सुनने वाला पहले तो ऐसे देखेगा 2 मिनट, ये नहीं हमने तो अनार ही पढ़ा है, हमने तो अनार ही पढ़ा, ये कहाँ से ऊंट आ गया। तो ये चीज़ जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो फेलो आर्टिस्ट हैं, जो मेरे टीचर्स हैं, उन सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। लेकिन ये काम जब कोई बाहर का बंदा देखता है ना, स्पेशली जो अरबिक फॉन्ट में मैंने कुछ लिखा हुआ हो, जैसे एक मनी क्वीन है, रेड तवा है, तो वो देख के कहते हैं कि आप मतलब हद होगी है, या आपने कुरान पाक लिख दिया इसके ऊपर। तो फिर उनको ये समझाना पड़ता है कि भाई ये कुरान पाक नहीं है, ये अरबी एक ज़बान है जो कि मैंने इसके ऊपर लिख दी है। जैसे अरबी लोग बोलते हैं, वो अरबी बोल रहे हैं ना, वो कुरान तो नहीं पढ़ रहे ना। तो अब वो कहते हैं अच्छा तो फिर आपने कुरान की ज़बान का मजाक उड़ाया, अस्तगफिरुल्लाह। तो मुझे बताएं कि ज़बान भी अब रिलीजियस होने लगी कि ये कुरान इस्लाम की ज़बान है, ये क्रिश्चियनिटी की ज़बान है, ऐसे तो नहीं है ना, ज़बान तो ज़बान है। तो अल्लाह ताला ने भी कहा है कि जानने वाले और ना जानने वाले क्या बराबर हो सकते हैं। तो बस इल्म की थोड़ी सी कमी है, ये बताना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है कि अरबी एक ज़बान है और ये इसमें मैंने रूटीन की बातें लिखी हुई हैं, इधर आओ उधर जाओ, ये करो वो ना करो।
लेकिन वो अरबी में आपने लिख वो अरबी में लिखा और देखने में तासुर आ रहा होता है कि भाई ये कुछ शायद कुरानी आयत शायद उस पे अराब लगे हुए हैं, वो फॉन्ट उस तरह से है तो लोग ये समझते हैं। तो अभी भी ये चीज फेस करनी पड़ती है आपको या अभी थोड़ा सा निस्बतन बेहतर हो गया? जो बंदा पहली बार एक चीज देखता है वो तो सबसे पहले यही सोचता है, फिर थोड़ा सा एक मजाक भी कि जी अच्छा ये ट्रे बनाई आपने तो इसमें से चावल गिर नहीं जाएंगे और ये आपने सारे घर के बर्तन उठा के काट दिए हैं। लेकिन मैं इन चीज़ों को, इन कमेंट्स को एंजॉय करती हूँ बहुत ज़्यादा। लेकिन यह है कि जो क्रिटिसिज्म मिलता है वो अभी टाइम लगेगा। अभी मैं पहली, हो सकता है 4 लोग ये काम मतलब कैलीग्राफी को और पर्सपेक्टिव से लेकर आए सामने, तो आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस होगी स्टार्ट। एक बंदे के करने से इस ऐसे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो समारा, आप अपना ये जो आर्ट है ये किसी और को भी दे रही हैं, मतलब सिखा रही हैं, आगे भी लोगों तक पहुंचा रही हैं, और सोशल मीडिया पर जो यंगस्टर्स हैं उनका ख़ास तौर पर किस तरह का फीडबैक होता है आपके लिए? अच्छा, बल्कि मैंने सोशल मीडिया के थ्रू ही ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की थी। अच्छा। तो मुझे बड़ा अच्छा फीडबैक मिला और मैं हैरान हूँ कि मुझे गर्ल्स का ज़्यादा अच्छा फीडबैक मिला है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, क्योंकि बच्चे जो है ना वो सीखना चाहते हैं और घर बैठकर सीखना मतलब कोई ऐसी बात नहीं, उन्होंने बस मटेरियल लाना है और जूम ऑनलाइन क्लासेस लेनी है। अच्छा। तो मुझे बड़ा अच्छा, और मैं बड़ी हैरान थी कि जो बच्चा कलम भी नहीं पकड़ सक रहा पहले क्लास में और उसका फाइनल काम जो है वो मैं खुद देख के हैरान हूँ कि इसके अंदर एक आर्टिस्ट छुपा हुआ था, लेकिन इसको सिर्फ स्किल की थोड़ी सी मैंने सिर्फ नो हाउ दी कि कलम ऐसे पकड़ो, खत को ऐसे लगाना है, खत इस तरह से है। वो बड़े अच्छे काम मेरे सामने आ रहे हैं। अच्छा। उसके अलावा मैं यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स में पढ़ाती हूँ, फाइन आर्ट्स। तो ऑब्वियसली ये मेरा वहाँ से भी कनेक्शन रहता है। तो मतलब आप अपना इल्म जो है वो बांट रही हैं, अपने सिर्फ अपने तक मखसूस करके नहीं रखा हुआ। और ये अच्छी चीज़ है कि आपके पास जो होती है वो चीज़ें आगे आपने पहुंचानी होती है। तो इसको सेल आउट भी करते हैं आप अपने वर्क को, अपनी चीज़ों को, जो पीसेस बनाती हैं आप समारा? ये एग्जिबिट होते हैं डिफरेंट गैलरीज में होते हैं। तो अब तो गवर्नमेंट लेवल पे भी इसको मतलब 2-3 गैलरीज हैं हमारी पंजाब पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट लेवल पे इसको सपोर्ट कर रहे हैं। कैलीग्राफी की नुमाइशें, एनुअल एग्जीबिशन भी होती है कैलीग्राफी की, एक बड़ी पाकिस्तान इधर लाहौर में होती है। तो वैसे मैं ग्रुप शोज करती रहती हूँ, गैलरीज मुझे खुद ही अप्रोच कर लेती हैं, या कभी मैं खुद गैलरी को काम सेंड कर देती हूँ, वो सेलेक्ट हो जाता है तो वहीं से सेल भी हो जाती हैं और फिर ऑर्डर्स भी आ जाते हैं। ऑनलाइन भी हो रही है सेल? ऑनलाइन ज़्यादा होती हैं। अच्छा, ऑनलाइन ज़्यादा होती हैं। लेकिन क्या मैक्सिमम रेंज आपने क्या रखी है और लोग उस पर क्या बोलते हैं? अच्छा, लोग क्या कहते हैं कि जी लेट्स सपोज मैं बताती हूँ उनको अमाउंट, तो आगे से जवाब आता है सो एक्सपेंसिव। अच्छा। आर्ट तो लग्जरी है, आर्ट बेसिक नेसेसिटी नहीं है आपकी, तो फिर आपने अगर पैसे लगाने हैं तो फिर लगेंगे। मतलब आपको वो चीज़ आर्टिस्टिक भी चाहिए, आपको वो मेटल, आपको पता है मेटल वैसे एक्सपेंसिव है। जो एक कैनवस जो है आपने 3,000 रुपए में बना लिया काम, मेटल पे आपको 15-20,000 आपकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो जब वो सुनते हैं तो फिर कहते हैं वेरी एक्सपेंसिव। तो फिर मुझे होता है कि मतलब मैं दुकानदार नहीं हूँ जो मैं इनसे आगे बार्गेनिंग करूंगी कि नहीं आप 200 रुपए कम कर लें आप। बस ठीक है, जो लेने वाले हैं वो ले लेते हैं, वो चाहे एक्सपेंसिव हो चाहे नॉर्मल रेंज में हो। लेकिन फिर यह कि मीडियम टू मीडियम भी डिफर करता है। वुड का काम थोड़ा सस्ता होता है, वो निकल जाता है 30-40 की रेंज में। मेटल थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, वो इससे ऊपर चला जाता है। तो अभी आप वुड पे काम कर रही हैं? लास्ट टाइम आप आई थी तो आप सिल्वर और मेटल पे कर रही थी। अभी मैं मिरर पे काम कर रही हूँ। अच्छा, मिरर पे काम। तो मिरर पे क्या कर रही हूँ? उस पे भी ये सारी करती हैं? मिरर और फॉयल के साथ मैं काम कर रही हूँ। फॉयल की मैं कुछ कटिंग वगैरह करके और मिरर पे उसको पेस्ट करके आजकल एक्सपेरिमेंट्स कर रही हूँ। अच्छा। तो बल्कि एक क्राफ्ट एग्जीबिशन भी थी हमारे गवर्नमेंट लेवल की थी और कल से वो स्टार्ट है। उसके लिए मैं काम प्रोड्यूस करी, तो मैंने ये सोचा था कि मैं मिरर के ऊपर जो है ना वो फॉइल लेकर डिफरेंट कलर्स की उसकी कटिंग करके डिफरेंट शेप्स के साथ, तो वो मैं मिरर के ऊपर जो है वो पेस्ट करके तो फिर देखती हूँ कि क्या इमेजेस आती हैं। मैंने शेयर किया जरूर आप लोगों के साथ। वो हमारे स्क्रीन पर साथ साथ चल भी रही होंगी और वो लोग देख भी रहेंगे। इसके आगे कोई मीडियम है जिस पे सोच रही है कि इस पे भी करना है? मीडियम्स बहुत ज़्यादा हैं। अभी तो मैं ग्लास पे ही आई हूँ और अभी मैंने शुरू ही किया है काम इसके ऊपर। तो ये मतलब एक थोड़ा सा हाथ इसके ऊपर चल जाए तो फिर आगे सोचूंगी कि आगे क्या करना है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं और अगर रुक गया बंदा तो बस फिर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक्सप्लोर करते रहे एक चीज़ के साथ, फिर दूसरा आइडिया खुद ही से आ रहा था। ऐसा नहीं होगा कि मैं बैठ के सोचूंगी कि मैंने ये वाला मीडियम करना है, ऐसे नहीं होता। मतलब मैं करती रहूंगी और बैठे बैठे कभी भी ख्याल आ जाएगा कि अच्छा किसी चीज़ को देखकर आ जाएगा, अच्छा इससे इंस्पिरेशन लेती हूँ, तो फिर वो खुद ही से हो जाता है। अभी तक आपका बेस्ट जो पीस है वो कौन सा निकला है, सबसे बेस्ट वाला? किस लिहाज से? प्राइस वाइज पूछ? नहीं, वैसे ही जो बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आया हो।
वो 2-3, एक तो चारपाई है जो बहुत मुझे अच्छा फीडबैक मिला था, क्योंकि वो अपनी तरह की एक नई अनोखी चीज़ थी। एक संदूक मैंने बनाया था, हाँ। तो वो मेटल में था ऑब्वियसली, तो वो उसका बड़ा अच्छा फीडबैक मिला था। और एक मनी क्वीन पे दोनों तरह की राय थी लोगों की, अच्छी भी थी और बुरी भी थी। अच्छा। लेकिन आई एम प्राउड ऑफ दैट पीस। लेकिन लोगों ने वो चीज़ पसंद की थी। बिल्कुल, बहुत पसंद की। चले, अच्छी बात है। और हमारे स्क्रीन पर भी वो चीज़ चल रही थी, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। हमारा एंड पे क्या पैगाम देना चाहेंगी देखने वालों को? एंड पे मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, और हर चीज़ की किसी भी चीज़ की बल्कि कोई एक स्पेसिफिक लिमिट नहीं है कि आपने बस ये करना है और आपके पास ये रिसोर्सेज हैं और ये मीडियम है तो इससे बस यही हो सकता है। ऐसा नहीं होगा। आप देखें, आप लोगों का काम देखें, आप स्टडी करें, आप एग्जीबिशंस में जाएं। बल्कि मेरा मैसेज स्पेशली यंग आर्टिस्ट के लिए है कि वो बस अपने कमरे में घर में बैठे हैं डिग्री के बाद, और वो मुझे भी मैसेजेस आ रहे होते हैं कि अब हम क्या करें, हम गैलरी कैसे अप्रोच करें, हम काम कैसे करें। तो आपको उसके लिए सबसे पहले तो कंटिन्यूसली काम करते रहना पड़ेगा। आप काम करते, अब 2 पीस बना के बच्चा मायूस होकर बैठ जाता है कि मेरा काम जो है वो सेल नहीं हुआ या गैलरी में नहीं एग्जिबिट हुआ। तो आप लोग काम करते रहो और गैलरीज में काम अपना देते रहो, अपलोड करते रहो काम, और इंशाल्लाह जो है ना वो आप एक दिन बहुत अच्छा कहीं ना कहीं तो क्लिक होगा ना, वो आपको एक जो आपकी उम्मीद है वो कहीं ना कहीं से तो निकल कर सामने आएगी। हमारे साथ समारा शाहिद कैलीग्राफर है, आर्टिस्ट है, हमारे साथ मौजूद है। समारा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आज का दिन आपने हमारे साथ मनाया। वर्ल्ड कैलीग्राफी डे मनाया जा रहा था और समारा से हमने बात की है। कैलीग्राफर हैं, किस तरह के चैलेंजेस उन्हें दरपेश हैं और मजीद क्या क्या इसमें इन्वेंशन आ रही है उस पर बात की है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं किताबों के हवाले से। अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब शायर हैं, मुसन्निफ हैं और किताबों के हवाले से बहुत सारा इल्म अपने पास रखते हैं। तो वो कोई नई किताब से हमारा तारुफ करवा रहे होते हैं। तो आज वो किस किताब का तारुफ हमारे साथ करवाने जा रहे हैं, उन्हीं की तरफ चलते हैं और आज का तारुफ उनसे सुनते हैं। जी अहमद साहब, बताइएगा। जी शुक्रिया मुनीबा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेगमेंट में हम मुख्तलिफ़ किताबों का तारुफ करवाते हैं और उन किताबों में बाज़ दफ़ा तराजुम होते हैं, आलमी मयार का अच्छा अदब हो, फ़िक्शन हो, नॉन फ़िक्शन हो, उसका तारुफ करवाते हैं। और बाज़ औक़ात हम जदीद किताबों का भी तारुफ करवाते हैं। और इस वक्त मेरे पास जो किताब है वो एक नई अफ़साना निगार हैं। नई तो नहीं कहना चाहिए, अफ़साना निगारी बहुत अरसे से कर रही हैं और हमने इनको ख़वातीन डाइजेस्ट में देखा। मुझे याद है कि इनका एक अफ़साना था काला तिल, तो उससे हमें इनके जो लिखने की ताकत का अंदाज़ा हुआ कि ये कितना खूबसूरत लिखती हैं। तो उनकी किताब इस वक्त मेरे पास है। अफ़सानों का मजमुआ है मोन्ताज। ये फारिहा अरशद हैं, इन्होंने इस किताब को तहरीर किया। अफ़साने इसके अंदर जो हैं वो बड़े ही अच्छे हैं। मुझे ये पढ़ के याद आ रहा था कि जो हमारी सकाफ़त में कहा जाता है कि नानी अम्मा कहानी सुनाएंगी, तो उसके बाद हम जो भी अदब के तालिब इल्म हैं वो यही समझते हैं कि कहानी सुनाना और बहुत पावरफुल और इफ़ेक्टिव अंदाज में कहानी सुनाना एक ख़ातून ही को ज़ेबा है। तो फारिहा ने ये फ़र्ज़ निभाया है और बहुत खूबसूरती से निभाया है। यही नहीं बल्कि कहानी सुनाने का जो क्लासिकी अंदाज़ है उसको भी अपनाया और जो मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न अंदाज़ है उसको भी अपनाया। कहीं कहीं पे मुझे खालिदा हुसैन नज़र आ रही थी। ऐसा नहीं है कि उनका रिफ्लेक्शन हो, बल्कि वो तकनीक जो उन्होंने आजमाई उस तकनीक में इन्होंने अफसाना लिखा। और बाज़ जगह पे बानो आपा हैं और बाज़ जगह पे हमारी जो बड़ी हाजरा मसरूर, खदीजा मस्तूर, बड़े लिखारी हमारे पास ख़वातीन राइटर्स जो हैं वो पैदा हुई। आम तौर पे ये कहा जाता है कि अदब में जनाना और मर्दाना डब्बे नहीं होने चाहिए। इस बात से लोग एग्री भी करते हैं, लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि उस सेंस में कि आपने कोई इनमें तफरीक करनी है उस तरह नहीं होने चाहिए, या किसी बुनियाद पे किसी को तफवुक देना है उस तरह नहीं होने चाहिए। लेकिन नफ्सियात समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम देख लें कि इसको लिखा किसने है। इस अफसाने में, अफसानों के मजमूए में हमें बाज़ अलामती अफसाने मिलते हैं और बहुत ही पावरफुल अलामती अफसाने मिलते हैं। मसलन आर्किटाइपल कुढ़ब किरदार इस नाम से एक अफसाना है और क्या आलीशान अफसाना है। आप पढ़ते चले जाते हैं और आप पर हैरत के जो दर हैं वो वाह होते चले जाते हैं। अलबत्ता मुझे ज़रा सा ये शिकवा है कि जब आप अलामत बनाते हैं तो अलामत बनाने का जो एक प्रोसेस है, पहले उसको मुतारफ़ करवाया जाता है, फिर उसको मैच्योर किया जाता है, उसके बाद मैच्योर करने के बाद ही उसके जो मानी है वो डिकोड होना हो सकते हैं। तो इसमें ज़रा चूँकि शॉर्ट है, शॉर्ट स्टोरी की सूरत में लिखा हुआ है ये अफसाना, इट्स अ पीस ऑफ फिक्शन, तो इसमें वो सारा प्रोसेस उस तरह से मुकम्मल तौर पे फॉलो नहीं हो पाया। तो बहुत सा कारी पे छोड़ दिया गया कि अच्छा मुतारफ़ हो गया, साथ ही मैच्योर भी हो गया और अब आप इसको अनफोल्ड करें।
एलेग्रिकल स्टाइल में या सिंबॉलिक स्टाइल में ये प्रॉब्लम रहता है। तो इस अफसाने में ज़रा सा नज़र आया, लेकिन ज़रा कारी की भी तो कुछ मेहनत करनी चाहिए, उसकी भी तो तरबियत होती है। इसके अलावा मैंने दूसरी बात जो नोट की, इन्होंने अफसानों में नाम बहुत अच्छे इस्तेमाल, अफसानों के नाम बहुत अच्छे हैं। 10 घंटे की मोहब्बत, आधी खुदकुशी, बोस की कहानी अभी अधूरी है, ये वैसे कहानी पढ़ने वाली है, बहुत ही अच्छी कहानी है। 2.5 गज कंबल का खुदा। अच्छा, इन नामों से मुझे मजरूल इस्लाम साहब के नॉवलेट्स जो हैं उनके नाम भी याद आ रहे थे। मसलन बातों की बारिश में भीगती लड़की, घोड़ों के शहर में अकेला आदमी, गुड़िया की आंख से शहर को देखो, और इस तरह के। आपको एक ज़रा सा एक स्पेसिमन के तौर पे मैं अगर सुना सकूं कि किस तरीके से ये जो बोस्की है, आप सुनिएगा। मैं उस रात एक साथ कई कहानियाँ लिखना चाहती थी। मुझे लग रहा था कि अगर मैंने ये सारी कहानियाँ ना लिखी तो मेरा वजूद खुद एक कहानी बन जाएगा। मुझे याद है मैं उस लड़की की कहानी लिखना चाहती थी जिसकी हैरत सोशल मीडिया के मालूमाती अंबार ने ख़त्म कर दी थी। उसका मानना था कि हैरत ही ज़िंदगी है, जब आपकी हैरत मर जाए तो आप खुद ही मर जाते हैं। कैसा अच्छा जुमला है। उसने आखिरी वीडियो समंदर के किनारे बैठकर एक मशहूर साइट पर अपलोड की और ख़ुद को समंदर के लहरों के हवाले कर दिया। मैं उस बेवा औरत की कहानी लिखना चाहती थी जिसने अपनी एक बेटी पालने के लिए ऐसे मर्द से शादी की जिसने उसकी बेटी के साथ मिलकर उसे ही मार दिया और ख़ुद दोनों शादी रचा बैठे। ये जो कायनात की तल्ख सच्चाइयाँ हैं, ये जो ट्रेजेडीज़ हैं, बड़े नावल या बड़े अफसाने की निशानी ये है कि उसमें बहुत बड़ा अलमिया इस सहूलत से आके गुजर जाता है, तहरीर में आके गुजर जाता है कि वो तो आप एक दफ़ा पढ़ तो लेते हैं एक दफ़ा रवा रवे में, लेकिन फिर वो आपके दिल के साथ, आपके दिमाग के साथ चिपक के रह जाता है। मैंने ये वाली बात कि अलमिए का जो बयानिया है वो जिस सहूलत से ये बड़े लोग करते हैं, ये मैंने हर बड़े आदमी के हाथ देखा है। भले वो वेस्ट में लिख रहा है या ईस्ट में लिख रहा है, यहाँ देखा है। तो मेरा ख्याल है कि अफसाने की ये जो किताब है, अफसानों का मजमुआ मोन्ताज, ये अदब के तालिब इल्मों को भी पढ़ना चाहिए। नक़ाद जो हमारे हैं, जिनको ये शिकवा रहता है कि अच्छा अदब लिखा नहीं जा रहा, उनको भी पढ़ना चाहिए। बल्कि मैं हमीद शाहिद साहब को देख रहा था जो हमारे अहद के जाने माने खुद बहुत अच्छे फ़िक्शन निगार हैं। उन्होंने कहा, पढ़ते हुए कहाँ सांस लें, कहाँ दम भर को ठहर जाएं। कहानी साहब हमारे साथ मौजूद है। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौरियों के मसाइल डिस्कस करते हैं। लाहौर पंजाब का दारुल खुलाफा होने के साथ साथ एक कदीमी और तारीखी शहर भी है। इसे बागों का शहर भी कहा जाता है, जिसकी वजह से इस शहर की खूबसूरती और सफाई सुथराई का काम है। और शहर लाहौर की सफाई हमेशा एक अहम मसला रहती है, लेकिन जब भी कोई त्यौहार आता है तो इस शहर की सफाई सुथराई और भी अहमियत इख्तियार कर जाती है। और अगर देखा जाए तो यौम आशूर हमारा ईदैन के बाद सबसे बड़ा मजहबी त्यौहार होता है, जो इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जाता है। शहर भर में मजालिस और जुलूसों का इनाकाद भी किया जाता है। जब शहर में इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं तो लाहौर शहर की सफाई की जिम्मेदार कंपनी LWMC की जानिब से सफाई के स्पेशल ऑपरेशंस शुरू कर दिए जाते हैं। तो जनाब, LWMC ने ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे रखा था और क्या इंतजामात किए गए थे, क्या प्लान आउट किया गया था, उस पर बात करेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद है। इमरान, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। इमरान, आपने भी देखा अब्दुल कादिर ने जो हमें आगाह किया, बराह रास्त बता रहे थे कि मंडी की सूरत हाल, बाहर कीचड़ और बाकी चीज़ें वैसे ही पड़ी हुई थी, गंदगी मौजूद थी। तो क्या LWMC का सारा फोकस जो था वो जुलूसों और मजालिस की जगह पे था? मुनीबा, बहुत शुक्रिया आपका। चूँकि यौम शूर जो है वो नहायत बहुत अहम दिन है और बड़े सादा तरीके से मनाया जाता है और इसके ऊपर हसास नौयत का दिन होता है। इसमें बाकायदा जो है जो 5 मरकज़ी जो जुलूस हैं उनके ऊपर नज़र रखी जाती है और इसके लिए टीम जो है वो डिप्यूट की गई थी, जिसमें सबसे बड़ा जुलूस जो है वो नसार हवेली से करबला गामे शाह तक था। उसके बाद इस्लामपुरा पांडू स्ट्रीट, फिर शादमान, फिर उसके बाद मॉडल टाउन और इसके साथ साथ जो ठोकर न्याज पे का जुलूस था। और ये जुलूस जो थे वो 2 दिन बड़ी अहमियत के हामिल थे कि इनको अच्छे इंतजामात के साथ पाया तकमील तक पहुंचाना था। जो एक कंट्रोल रूम था उसके ऊपर बाकायदा जो है हर इदारे के
तमाम मुलाजमिन की मॉनिटरिंग की गई। अगर वो नज़र नहीं आए तो उनको पूछा गया कि आप कहाँ पे हैं। अच्छा, इस हवाले से अगर देखा जाए तो मुहर्रम, आपको पता है वैसे भी लोग जो हैं अफसोस में हैं, अफसरदा होते हैं, जिसमें आपने बड़े तरीके से अपना काम करना होता है और उनको भी काम से कोई लेना देना नहीं होता, मगर उनको ये होता है कि सफाई नज़र आए, पैच वर्क हों, मेसिंग हॉल कवर्स ना मौजूद हों और वहाँ पे लगे हुए हों। और इसके साथ सबसे बड़ा मसला था वो जो लोड शेडिंग का था, उसके भी इंतजाम को क्लियर करना था। अलाइड महकमे थे, एक कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया, उसमें तमाम तर जो लाइट महकमे थे वो उनके फोकल पर्सन मौजूद थे। अगर कोई शिकायत आती थी तो उसका फौरी तौर पर असाला होता था। अभी मैंने अब्दुल कादर का पेपर सुना है तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मौके पे मौजूद हैं। अब चूँकि शहर में आज छुट्टियों के बाद पहला दिन है तो आम तातीलात भी थी, तमाम मुल्क में छुट्टी थी। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि जो मंडी का एक, आपको भी पता है कि आप शहर क्या, आप किसी भी मंडी में चले जाएं तो वहाँ पे आपको गंदगी नज़र आती है। वहाँ पे आपको फलों के, गले सड़े फलों के जो है वो छोटी छोटी ढेरियाँ नज़र आएंगी, वहाँ पे छिलके नज़र आएंगे, वहाँ पे आपको जितना भी सब्जियात का कूड़ा करकट है वो नज़र आएगा। वो वजह क्या है कि ये मंडी के जो आड़ती हैं इन्होंने खुद से अपनी मंडी को सजाना है, इनकी सफाई रखनी है। अब इनका एक कॉन्ट्रैक्ट है LWMC के साथ, सालाना को 50 लाख रुपए का। अच्छा, वो पैसे LWMC को नहीं मिलते। अब वो वर्कर्स जो हैं वो सफाई जब करने जाते हैं तो उनको सैलरीज नहीं मिलती। मौजूदा सूरत हाल ये है कि इनके इर्द गिर्द के जो रेडियस है उसकी सफाई की जिम्मेदारी तो वो लेने को तैयार है। अब इसके ऊपर जिस तरह कजाफी स्टेडियम देख लेते हैं, जब कोई PSL मैच वगैरह आते हैं तो उसके अंदर की जो सफाई होती है उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट मुतलका जो PCB है उसके साथ LWMC का होता है। और वो मैच अगर 20 दिन जारी रहते हैं तो उसके हिसाब से पर डे के हिसाब से जो है वर्कर्स को उनके पैसे दिए जाते हैं। क्योंकि LWMC एक लाहौर कंपनी है और ये एक पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलकर इनको चला रही है, पंजाब गवर्नमेंट अपने फंड से। तो ये फंड्स जो हैं वो देते हैं तो ये काम कर सकती है, इसके अलावा इनके पास अपना तो कोई ऐसा ज़रिया नहीं है। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि अगर आपकी मंडी जो है वो इस वक्त देखा जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड हो चुकी है, यानी कि उसका जो रेडियस है उसमें अगर दुकानें होनी चाहिए थी 500 तो वहाँ पे 1000 आरती बैठे हुए हैं। यानी कि इसका एक मिसाल हम दे रहे हैं कि अगर 1000 आरती बैठे हुए हैं तो उनकी सफाई सुथराई अगर रोज़ाना का 100 रुपया भी देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो 100 रुपया ना दिया जाए, मंडी के अंदर एक खुद से इनके अपने वर्कर्स हैं सफाई के, जो वहाँ पे बारिश के दिनों में पानी खड़ा रहता है, इनके पास डिवाटरिंग सेट्स हैं, इनके पास मोटर्स लगी हुई हैं। अब तब से ना ये एक मामला चल रहा है, ये एक सर जंग चल रही है मार्केट कमेटी के साथ। स्टार्ट करेंगे इमरान। राफिया हैदर साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, CEO LWMC हैं राफिया हैदर साहिबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने हमें वक्त दिया। मुझे बताइएगा मैडम, ये यौम आशूर पर क्या प्लान आउट किया गया था सफाई सुथराई के हवाले से और कितने % कामयाबी हासिल हुई आप लोगों को? जी थैंक यू सो मच। ये यौम आशूर पे भी देखें, हमारा जो है ना रूटीन से हट के ऑपरेशंस होते हैं जिसके अंदर एक्सटेंसिवली पहले प्री प्लानिंग की जाती है। हमारा डिफरेंट जहाँ पे मजालिस हैं या जुलूस निकलते हैं वहाँ पे हमारा ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन होती है, तो उसके हिसाब से पहले हम प्री वॉशिंग एक्टिविटी करते हैं ताकि सारी इमाम बारगाहें और जो हमारी रूट्स हैं उनको एक दफ़ा पूरा क्लियर आउट किया जाता है। और स्पेसिफिकली 9th और 10th मुहर्रम के लिए ज़्यादा वर्किंग होती है डेफिनेटली, क्योंकि वो फिर एक एक्सटेंसिव एक्टिविटी होती है जिसमें रात और दिन हमारी तीनों शिफ्ट में वर्कर्स मौजूद होते हैं और उसके ऊपर एक्सटेंसिवली फिर वर्कआउट किया जाता है। और स्पेसिफिकली ज़्यादा काम जो होता है वो डेफिनेटली 9th और 10th मुहर्रम को होता है। लेकिन मैडम, क्या अभी तक तमाम तर जो सफाई मुहिम थी वो अभी भी चल रही है या ख़त्म हो गई है 10 मुहर्रम तक? कि जो हमारे रूटीन ऑपरेशन है वो तो साथ साथ जारी रहते ही हैं। वो अभी ऑब्वियसली आज भी वर्किंग डे है तो वो कंटिन्यूड है, लेकिन क्योंकि मुहर्रम के पूरे थ्रू आउट जो है मजालिस और जो होते हैं वो रहते हैं, तो जिस जिस जगह पे ज़रूरत होती है वहाँ पे हम एडिशनल अपनी वर्क फोर्स भी प्रोवाइड करते हैं और रात को अगर रिक्वायरमेंट हो या अर्ली मॉर्निंग रिक्वायरमेंट हो वो एडिशनली प्रोवाइड की जाती है उन एरियाज में। कितने एरियाज को टारगेट किया गया था इस ऑपरेशन में? देखिए अराउंड अगर हम पूरे शहर में देखें तो ज़्यादा जो हाई मेजॉरिटी वाले 150+ इमाम बारगाह और एरियाज होते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा वर्किंग हो रही होती है इस वक्त।
क्योंकि वो ऑब्वियसली हम देखते हैं कि जहाँ पे ज़्यादातर लोग मौजूद होते हैं और जहाँ पे ज़्यादा ऑब्वियसली वेस्ट जनरेशन उसके हिसाब से होनी होती है, क्योंकि सबीलें भी लगती हैं, सारा कुछ न्याज वगैरह बढ़ रही होती है, तो उसमें एडिशनल वर्किंग बहरहाल रिक्वायर्ड होती है। तो उसके हिसाब से हम फिर वर्किंग करते हैं और जहाँ एडेड मशीनरी, एडेड वर्कफोर्स रिक्वायर्ड होती है वो हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आगे जश्न आज़ादी की तैयारियां भी शुरू हैं, कुछ ही दिन बाद जश्न आज़ादी भी आएगी, वो भी एक एक्टिविटी होती है, तो उसके हवाले से भी आप लोगों ने कोई प्लान आउट किया है राफिया? जी, ऑलरेडी हम ज़िले इंतजामिया के साथ कोऑर्डिनेशन में है। इस दफ़ा जो ज़्यादा वर्किंग जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड होगी वहाँ पे हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। जहाँ फ्लैग रेजिंग सेरेमनीज है, जहाँ पे और एडिशनल हो रहा होता है, ज़्यादातर हमारी जो मेन रूट्स है, मॉल रोड वगैरह, जेल रोड, यहाँ पे ज़्यादातर लोग की मौजूदगी भी होती है, तो उसके हिसाब से हम एडिशनल वर्कफोर्स उसी तरह से प्रोवाइड करेंगे और उसकी भी ऑब्वियसली प्लानिंग जो है वो इन एडवांस की जाएगी। ठीक है, हमारे साथ इमरान भी मौजूद है, वो भी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। हाँ। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी हमारे रिपोर्टर खड़े थे वहाँ पे, तो वो दिखा रहे थे बदामी बाग की सूरत हाल ना, तो जहाँ तक तो मुझे पता था कि कोई हमारा उनके साथ पैसों का लेन देन है, कोई हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो क्या ये बात ठीक है कि जो बदामी बाग के अंदर की सफाई है उसके हवाले से जो मौजूदा सूरत हाल है वो दिखा रहे थे कि तातीलात के बाद आज के दिन सफाई नहीं हुई और कूड़ा करकट नज़र आ रहा था वहाँ पे, तो क्या किस तरीके से बदामी बाग जो मंडी है, जो सब्जियात की मंडी है, शहर की सबसे बड़ी मंडी है, इसकी सफाई मुमकिन है? जी, इंटरनली जो है वो तो उनका अपना मैकेनिज्म होता है, एक्सटर्नली हम टेकअप करते हैं, और जहाँ पे एक्सटीरियर पे बाहर अगर वो अंदर से लेके कलेक्ट करके बाहर ले आते हैं तो वो तो हम डेफिनेटली क्लियर अप करा देते हैं। वो बाहर की सूरत हाल ही हमें बता रहे थे मैडम कि बाहर कीचड़ भी है और गंदगी भी वहाँ पर मौजूद है और वहाँ पे कूड़ा करकट भी मौजूद है। जी, उधर चूंकि बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली आता है, वो रूटीन ऑपरेशन हमें मल्टीपल टाइम दिन में 3 से 4 दफा हमें वो क्लियर अप करवाना पड़ता है, तो उसके ऑब्वियसली साथ अगर बारिश वगैरह हो तो उसकी वजह से थोड़ा सा इश्यूज भी आते हैं, थोड़ा उसका रोड नेटवर्क भी उस तरह से बहुत अच्छा नहीं है एक्सटीरियर पे, तो उसकी वजह से थोड़े इश्यूज बाहर आ लाते हैं, लेकिन इसको हम जरूर और ज्यादा बेहतर तरीके से टेकअप करेंगे। लेकिन अगला लाएअमल क्या अपनाएंगे? मतलब कल से बताया भी जा रहा है कि महकमा मौसमियात की तरफ से कि बरसात का सिलसिला भी शुरू होने वाला है, तो ये तो सूरत हाल मजीद अबतर हो जाएगी ना, बरसात का मौसम है, वक्फे से बारिशों का सिलसिला भी जारी रहता है, तो क्या एक सिलसिला जो है लाएअमल बनाया जाए? देखिए, इसमें हम वासा के साथ कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, ऑब्वियसली जब तक पानी वहाँ पे खड़ा होता है वहाँ थोड़ा सा इश्यूज तो आते ही हैं, जैसे ही पानी की निकासी हो जाती है उसके साथ ही हम अपने ऑपरेशंस को साथ साथ बिल्डअप करते हैं। वहाँ पे अगर एडिशनल हमें HR रिक्वायर्ड होगी तो वो हम बिल्कुल प्लेस इन करेंगे, उसकी अगर रिक्वायरमेंट है तो उसको हम पूरा किया जाएगा बिल्कुल। ठीक है, मतलब तमाम तर जो चीज़ें हैं उनको अंडर कंट्रोल किया जा रहा है, आपको भी यही लगा है कल इमरान? देखिए मुनीबा, चूँकि शहर में एक छुट्टी का समा भी था, हाँ जी, और आपको पता है कि ये महसूस इलाके होते हैं जहाँ पे मातमी जुलूस मजालिस 1055 से ज़ायद जो ये मजालिस थी ये पूरा महीना चलनी है, और 5 बड़े प्रोसेशन थे जो अपने मुकर्रर करदा रास्तों से एक ख़ास मुकाम पर जाके इख्तिताम पजीर होने थे। 9वीं 10वीं मुहर्रम होता है जिसमें सबीलें भी लगती हैं, नज़र न्याज भी होती है, ये वो तमाम चीज़ें, और जो फोकस किया जाता है जहाँ पे लोग जो है वो कोई नज़र न्याज वगैरह बांटें वगैरह तकसीम करें तो वहाँ पे फौरी तौर पर सफाई का ऑपरेशन शुरू कर दिया जाए और लंगर खानों को भी फोकस किया जाता है। अब मकसद ये कहने का है कि जो मेन प्रोसेशन है वो एक ही पट्टी में चल रहे होते हैं, जैसा कि अंदरून शहर निसार वैली से करबला गामिशा तक, अब कचहरी रोड ख़त्म हो गया, इसके आगे इस्लामपुरा आ गया, इस्लामपुरा से जो है वो अहमद सदात से गुजरते हुए दोबारा पांडव स्ट्रीट आपने वापस आना है, ये दूसरा जुलूस जो है वो इख्तिताम पजीर होना है, तो तीसरा मॉडल टाउन का आ जाना है, अच्छा, और चौथा जो है शादमान का आ जाना है, और 5वां ठोकर का, यानी कि एक ही पट्टी पे चल रहा है। और एक जो जुलूस है वो 8वीं और 10वीं को लालपुल पे होता है, तो ये 6-7 जुलूस हैं जो मेन एक कैटेगरी में फाल करते हैं। सबसे बड़ा जुलूस जो है वो फाल करता है आपका निसार हवेली वाला, जहाँ से तमाम लोग अपने जुलूस इख्तिताम पजीर करके इधर पहुँच जाते हैं और वो अपने मुकर्रर करदा रास्तों से गुजरते हुए रात तकरीबन 8:50 पे इख्तिताम पजीर हुआ था जुलूस। हम मौजूदा सूरत हाल ये है कि आपका शहर जो है ना अब मशीनरी आ चुकी है, अच्छा, जो एक है था ना वो एक सर पे तलवार लटक रही थी ये LWMC की, अब वो ना अपने पाँव पे खड़ा हो चुकी है।
अब जो बहुत सारे मसाइल थे ना वो क्लियर हो गए हैं कि जो बंदा गलती करेगा उसको उसकी बाकायदा तौर पर फौरी तौर पर सजा भी मिलेगी। और वो इसी वजह से मिलेगी कि आपके पास मशीन नहीं मौजूद है, वर्कर्स मौजूद हैं, फिर वजह क्या बनी। अभी बहुत सारे जो है लूप्स जो हैं वो खाली हैं, जिनकी कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह कि आपके शहर की अभी सबसे बड़ी जो है साइट वो तैयार होनी है। अच्छा, वो साइट तैयार होने से आपके जो इसी पे बात कर लेते हैं कि कब तक इसके ऊपर भी बात चल रही है, क्या मीटिंग्स पर इस पे बात होती है कि जो हमें साइट की ज़रूरत है, एक साइट जो वो मौजूद है वो भर चुकी है, अब वो उसमें कितना को गन डालेंगे, बाकी पे बात हो रही है मैडम? जी, इसके ऊपर हम काफी हद तक इसके ऊपर पॉजिटिव थ्रो पे हम कर चुके हुए हैं। इसमें हमने कसूर वाली साइट पे जो है थोड़ा सा एरिया आइडेंटिफाई किया। अब ऑब्वियसली उसकी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और वो सारा कुछ होना जरूरी होती है, जिसमें एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ने उसका ऑथराइजेशन देनी होती है कि क्या फीजिबल है कि नहीं, क्योंकि वो आबादी से दूर होनी चाहिए और डिफरेंट मतलब वाटर बॉडीज वगैरह से थोड़ा सा दूर होना चाहिए, उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है। तो उसके ऊपर वर्किंग हमारी जारी है। गवर्नमेंट के साथ भी वो जो है हमने टेकअप साथ साथ किया हुआ है। डिपार्टमेंट जो है उसने साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो दोनों हैं, कमिश्नर साहब ने उनके वो भी हमारे साथ उसमें एक्सटेंसिवली वर्कआउट कर रहे हैं। तो क्योंकि इसमें मल्टीपल थोड़ी से रिक्वायरमेंट्स होती है, जिसमें लैंड एक्वायर करना है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ऑब्वियसली डिले है, लेकिन हम उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। चले ठीक है जी। CEO LWMC राफिया हैदर साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मैडम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने वक्त निकाला। और जिस तरह हम बात करते हैं जनाब, सफाई सुथराई के हवाले से एक ऑपरेशन बनाया गया था, एक मुहिम चलाई जा रही थी LWMC की तरफ से योम आशूर के हवाले से, और उसको मुकम्मल कर लिया गया है। तमाम तर सफाई सुथराई के इंतजामात को कीन ऑब्जर्वर के तौर पर लिया गया और अच्छे तरीके से सर अंजाम दिए गए हैं। तमाम तर सूरत हाल है। मजीद इंतजामिया की क्या सूरत हाल थी, सिक्योरिटी के हवाले से क्या चीज़ें रही और कोई चैलेंज तो नहीं सामना उसका करना पड़ा? DC लाहौर उमर शेख चट्टा साहब हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पर। DC साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। बहुत शुक्रिया DC साहब आपका के वक्त निकाला आपने हमारे लिए। सर, क्या सूरत हाल रही इंतजामात के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा हमें योम आशूर पर। योम आशूर पे ये एक टीम वर्क की लाइन डिस्कनेक्ट मेरे ख्याल से हो गई है, दोबारा से उनसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं। इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद है। इमरान, आप बता रहे थे साइट के हवाले से LWMC की, उन्होंने तो कहा है कि इस पे काम चल रहा है, गौर हो रहा है, बातें हो रही हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये अनकरीब इस पे कुछ वर्किंग होती हुई नजर आएगी? मुनीबा देखें, सबसे अहम इशू है और इस बार इस इशू को लाहौर न्यूज़ ने बहुत अच्छे तरीके से उठाया हुआ है। और मौजूदा सूरत हाल ये है कि इन्वायरमेंटल जो आपको सर्टिफिकेट चाहिए, अच्छा, वो ऐसे नहीं मिल जाना इस बार, इसलिए कि पहली वाली साइट जो है ना वो 2012 से लेकर लखुडेल लैंडफिल साइट 2012 से लेकर अब तक जो है वो बढ़ चुकी हुई है और उसके ऊपर जो जिस तरीके से प्लान आउट किया गया था वैसा प्लान नहीं हो सका। तो अभी जो तरीका कार है वो यही है कि थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है। इमरान, DC साहब दोबारा से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। DC साहब, मुझे बताइएगा कि ये तो खैरियत से एक इवेंट था और अकीदत व एहतराम से हमने मनाया और ये गुजर गया है, इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। दूसरा, आगे जश्न आज़ादी आने वाली है, उसमें क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल रहेगी, उस पर भी थोड़ा सा बताइएगा हमें। मुहर्रमुल हराम में हमने तमाम अमन कमेटी और बैनुल मज़ाहिब जो इंटरफेथ हार्मनी की कमेटी है, उन तमाम उलमाए कराम के साथ मिलके हमने बड़ा ऐसन तरीके से तमाम हमारी 5000 से ज़ायद जगहों पे मजालिस थी, 600 से ज़ायद जगहों पे जुलूस थे, उन तमाम के ऑर्गेनाइजर्स, लाइसेंस होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके सिक्योरिटी की सर्विसेज और म्यूनिसिपल सर्विसेज उनके बेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश की। सबसे बड़ा मसला उनके लिए लोड शेडिंग और इस तरह के मसाइल थे, तो उन तमाम को ओवरकम किया गया और ये बहुत बड़ी एक टीम एक्टिविटी थी जिसमें तमाम सरकारी इदारों का और हमारे उलमा का बहुत बड़ा किरदार था। और ये गुज़श्ता शब आपने देखा कि पुरअमन तरीके से आशूरा का एक्टिविटी तकमील को पहुंची और 14 अगस्त की तैयारी है जी। 14 अगस्त से पहले लाहौर में
पॉलिटिकली भी आप देखेंगे थोड़ी सी गहमा गहमी होगी, बिल्कुल गहमा गहमी होगी। और 75th हमारी एनिवर्सरी है, उसके लिए हम हाई राइज फ्लैग पोस्ट्स लगा रहे हैं तमाम मेन रोड्स पे। जो मेन बिल्डिंग्स हैं उनके फसाड वेल लिट किए जाएंगे और लाइटिंग होगी। और कोशिश होगी कि PHA, प्राइवेट डोनर्स, MCL, लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम सरकारी और प्राइवेट बिल्डिंग्स के ओनर्स के साथ मिलके हम इस तरह का शो पुटअप करें कि प्रोविंशियल हेडक्वार्टर पे तमाम लोग जो है वो इसको एंजॉय करें और सेलिब्रेट भी करें 14 अगस्त को बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से। लेकिन सिक्योरिटी के हवाले से डीसी साहब हमें बताइएगा क्या सूरत हाल रहेगी, क्योंकि 13 अगस्त को पावर शो भी है PTI का, तो उस पर भी इंतजामात करने होंगे। अगले दिन 14 अगस्त है, जश्न आज़ादी है, लोग बाहर निकलेंगे, मनाएंगे, तो क्या सूरत हाल रहेगी? ओवरऑल क्या प्लान आउट किया गया है? 14 अगस्त पे प्लान तो किया गया है कि हम जो हजूरी बाग है उसमें इवेंट का आगाज करें। इलामा इकबाल के मज़ार पे दुआ से और फ्लैग राइज पूरे मुल्क में 9 बजे होगा। और उसके बाद हमारे तमाम जो पब्लिक प्लेसेस हैं उस पे इस तरह की सिक्योरिटी मौजूद होगी कि फैमिलीज के साथ लोग एंजॉय कर सकें और कोई हैरेस ना हो और किसी जगह पे हुल्लड़बाजी भी ना हो। और कुछ चीज़ें जो इस तरह के इन दिनों पे वन व्हीलिंग की अटेम्प्ट करता है, कोई रेसिंग वगैरह करते हैं, तो उनका भी खातिर ख्वाह बंदोबस्त किया जाएगा जी। तो पूरी कोशिश होगी कि बड़े पुरअमन तरीके से और सलीके से 14 अगस्त के तमाम डी साहब ये डबल सवारी पर पाबंदी के लिए कोई हमने मुरासला लिखा है? 14 अगस्त के लिए नहीं लिखा जी। अच्छा ठीक है, यानी कि आज़ादी होगी, तमाम लोगों को आज़ादी होगी। ठीक है, आज़ादी की जिम्मेदारी के साथ मनाई जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। डीसी लाहौर उमर शेर चट्टा साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर ने भी हमें ज्वाइन किया था। इमरान आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप भी यहाँ पर आए और सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे आपको कि क्या सूरत हाल रहने वाली है आने वाले दिनों में और क्या रही है उस पर बात। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जाते जाते आपदा परवीन साहिबा की कलाम है, आप वो सुनते जाइए। अल्लाह हाफ़िज़।